Hello children, how are you all? I hope all are fine. आज हम पाठ 12 विराम चिन्ह का वाचन करेंगे। मैं पाठ को पढ़ के समझाऊंगी और आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। पाठ 12 विराम चिन्ह। बात करते समय भाव को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। इसी रुकावट को विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय भाषा की इस रुकावट को व्यक्त करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रेलगाड़ी कभी छोटे स्टेशन पर तो कभी बड़े स्टेशनों पर रुकती है और यदि यह कभी भी ना रुके तो उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार भाषा बोलते अथवा लिखते समय भी विचारों व भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम की आवश्यकता होती है। विराम चिन्ह बात के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के मध्य में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे सोनू, मोनू और गोलू आ रहे हैं। 3 बच्चों के नाम दिए गए हैं परंतु 2 बच्चों के बीच में एक चिन्ह लगा है, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प विराम। तो जब किसी का नाम लगातार आए तो उस लगातार नाम के बीच में अगर किसी चिन्ह को हम लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। स्मरण रखें, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कही गई बात का अर्थ भी बदल या उलट सकता है। यहाँ आपको 2 वाक्य दिखाई दे रहे हैं और दोनों वाक्यों में हमने विराम चिन्ह को अलग अलग स्थानों पर लगाया है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि वाक्य में हम विराम चिन्ह लगाते हैं तो उसमें उसके अर्थ किस तरह से बदल जाते हैं। जैसे बैठो मत, खड़े रहो। इस वाक्य में हमने विराम चिन्ह को मध्य में लगाया है तो इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? इस वाक्य में खड़े होने के लिए कहा जा रहा है कि बैठो मत, खड़े रहो। दूसरे वाक्य में बैठो मत, खड़े रहो। इस वाक्य में बैठने के लिए कहा जा रहा है। ये दोनों वाक्य एक जैसे हैं परंतु विराम चिन्हों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर किया गया है तो इसका अर्थ भी बदल गया है। उपयुक्त उदाहरणों में आपने देखा किस प्रकार विराम चिन्ह का स्थान बदलने से कही गई बात का अर्थ ही बदल जाता है। इसीलिए विराम चिन्हों को कहाँ लगाना है इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। यहाँ चिन्हों के नाम दिए गए हैं और यहाँ चिन्ह दिए गए हैं तो चलिए हम इनसे परिचित होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयबोधक चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, कोष्टक आदि। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने के पश्चात जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जहाँ वाक्य समाप्त हो जाते हैं, जब वाक्य का अंत हो जाता है उस समय हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, यहाँ वाक्य समाप्त होने के बाद हमने क्या लगाया है? पूर्ण विराम। कुत्ता भौंक रहा है, इस वाक्य में भी हमने वाक्य के पूरा होने पर क्या लगाया है? पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम। अल्प शब्द का अर्थ है थोड़ा। बात बोलते समय जब थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में एक ही वर्ग के अनेक शब्द आने पर अथवा वाक्य में उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर में हमने भालू, बंदर, हाथी, शेर और वनमानुष देखे। यहाँ पर कई जानवरों के नाम दिए गए हैं। जब जानवरों के नाम लगातार आ रहे हैं तो हमने इसके बीच में क्या लगाया? अल्प विराम। परीक्षाएं आने वाली है, अब पढ़ाई में जुट जाओ। यहाँ वाक्यों के बीच में हमने क्या लगाया है? अल्प विराम कि परीक्षाएं आने वाली है, अब पढ़ाई में जुट जाओ। तो दोनों वाक्यों के बीच में हमने कौन सा विराम लगाया है? अल्प विराम। तीसरा है अर्ध विराम। बोलते या लिखते समय जब अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य पूरा होने की स्थिति में हो परंतु पूरा ना हो। जैसे
बच्चा रोता रहा, माँ सोती रही। बच्चा रोता रहा, माँ सोती रही। इसके बीच में हमने कौन सा विराम लगाया है? अर्धविराम। मैंने नाश्ता किया, साइकिल उठाई और विद्यालय चल दिया। मैंने नाश्ता किया के बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? अर्धविराम चिन्ह। जब वाक्य में रुकावट थोड़ी ज़्यादा हो, थोड़ी देर के लिए ज़्यादा रुकना पड़े, तो हम क्या लगाते हैं? अर्धविराम। और जब हमें थोड़ा सा ही रुकना हो, उसके बीच में हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम। तो इस वाक्य को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि अर्धविराम और अल्प विराम में क्या अंतर है। चौथा है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों शब्दों के मध्य में लगाया जाता है, जैसे माता पिता, घरवार, भाई बहन, स्मृति चिन्ह। इनके बीच में हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी कब लौटेंगे। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, उसके अंत में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है सुहानी क्या कर रही है। सुहानी क्या कर रही है, अंत में हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। छठा है विस्मय बोधक चिन्ह। जब हम किसी वाक्य को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मय बोधक। तो हम उस चिन्ह को किस तरह से प्रयोग करते हैं, आइए समझेंगे। प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के उपरांत विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम अचानक खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या किसी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है। यहाँ आहा शब्द के बाद हमने कौन सा चिन्ह यूज किया है? विस्मय बोधक, क्योंकि यहाँ मौसम कैसा है? बहुत सुहावना है। छी नाले में कुत्ता मरा पड़ा है। छी शब्द के बाद हमने कौन सा चिन्ह यूज किया है? विस्मय बोधक। अरे यह खून क्यों लगा है तुम्हारी कमीज पर। यहाँ अरे शब्द के बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? विस्मय बोधक चिन्ह। वह तुमने तो कमाल कर दिया। वह के बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? विस्मय बोधक चिन्ह। जहाँ बात खुशी की हो, घृणा की हो, आश्चर्यचकित होने की हो या बहुत खुश होने की हो, तो हम क्या करते हैं? उसके बाद कौन सा चिन्ह लगाते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह। इसके बाद हम आते हैं उदाहरण चिन्ह पर। किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों अथवा उन्हीं शब्दों में व्यक्त करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के वाक्य को हमने ज्यों का त्यों बिल्कुल वैसा की वैसा ही यहाँ प्रस्तुत किया है, तो उसके प्रथम और अंत में हमने क्या लगाया है? उदाहरण चिन्ह। इसलिए हम क्या कहेंगे कि उनकी कही गई बातें ज्यों की त्यों हमने प्रस्तुत की है। जैसे पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती हैं। पुस्तकें व्यक्ति की सच्चे मित्र होती है। इस वाक्य के प्रथम में और अंत में हमने क्या लगाया है? उदाहरण चिन्ह। पिताजी कह रहे थे मैं कल सुबह की गाड़ी से आऊंगा। पिताजी के कहे गए वाक्य को हमने ज्यों का त्यों यहाँ पर दिखाया है, इसलिए उसके प्रथम और अंत में हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? उदाहरण चिन्ह। आठवां है कोष्टक चिन्ह। किसी बात को अथवा कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रह्मदेव गुस्से में। गुस्से में शब्द कोष्टक में लिखा हुआ है। मेरे सामने से चले जाओ। यहाँ ब्रह्मदेव कैसे हैं? गुस्से में हैं, तो उनके गुस्से को प्रकट करने के लिए हमने क्या किया? कोष्टक में उनके गुस्से को हमने यहाँ प्रयोग किया है। तो हमें समझ में आता है कि ब्रह्मदेव मेरे सामने से चले जाओ, लेकिन वो किस तरह से बताया गया है? गुस्से में। दूसरा है दशानन। रावण अत्यंत विद्वान था। यहाँ दशानंद किसके बारे में बताया गया है? रावण के विषय में। तो दशानंद को दर्शाने के लिए हमने क्या? रावण शब्द का प्रयोग किया है। किसमें किया है? कोष्टक। आठवां है कोष्टक चिन्ह। किसी बात को अथवा कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
ब्रह्मदेव गुस्से में मेरे सामने से चले जाओ। यहाँ गुस्से में कौन है? ब्रह्मदेव। इस बात को दर्शाने के लिए हमने कोष्टक का प्रयोग किया है कि ब्रह्मदेव किस रूप में है? गुस्से में है। दशानन, रावण अत्यंत विद्वान था। दशानन कौन है? रावण। तो दशानन के नाम को दर्शाने के लिए हमने कोष्टक में क्या लिखा है? रावण। तो इस तरह से हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको अभी चिन्हों के बारे में बताया है और समझाया है। आप दोबारा इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। स्मरण रखने योग्य बिंदु। बोलने अथवा लिखने में कभी कभी बात के भाव को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकावट को विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय भाषा की इस रुकावट को व्यक्त करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है, किन्हीं 3 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। उत्तर है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। कौन कौन से चिन्ह है ये? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण विराम और अल्प विराम में क्या अंतर होता है? उत्तर है पूर्ण विराम वाक्य के पूरा होने के पश्चात जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम, अल्प शब्द का अर्थ होता है थोड़ा। बात बोलते समय जब थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में और अल्प विराम वाक्य के बीच बीच में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर है लिखते समय भाषा की इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। उत्तर को एक बार फिर से दोहराएंगे। लिखते समय भाषा की इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कब और कहाँ करते हैं? उत्तर है वाक्य के पूरा होने के पश्चात जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह का नाम बताइए। उत्तर है 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? योजक चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों अथवा उन्हीं शब्दों में व्यक्त करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उत्तर को एक बार फिर से दोहराएंगे। किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों अथवा उन्हीं शब्दों में व्यक्त करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे बार बार दोहराएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। यहाँ आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं। आपको क्या करना है? इन विराम चिन्हों के नाम लिखना है। पहला कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये? प्रश्नवाचक। दूसरा है अर्धविराम। ये कौन सा चिन्ह है? अर्धविराम। तीसरा है उदाहरण चिन्ह। कौन सा है? उदाहरण चिन्ह। चौथा है पूर्ण विराम। चौथा कौन सा विराम है? पूर्ण विराम, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। पहला है आप कहाँ जा रहे हैं। इस वाक्य को पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है, तो हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? वाक्य के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इसमें हमें खुशी महसूस हुई ना, तो वह के बाद हमने कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया है? विस्मय बोधक का। मधुकर ने कहा मैं देर से आऊंगा। मधुकर ने कहा और मैं देर से आऊंगा के मध्य हमने कौन सा विराम चिन्ह लगाया है? अल्प विराम। चौथा है नीलिमा, कविता, सुमन और मिताली पक्की सहेलियां हैं। इन सहेलियों के नाम के मध्य हमने क्या लगाया है? अल्प विराम।
जब एक ही वर्ग के समूह के शब्द बार बार आते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि विराम चिन्ह कौन से हैं, उनको बताना है और विराम चिन्हों को कहाँ कहाँ लगाना है ये भी आपको समझना है। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला है अल्प विराम से अधिक रुकने पर लगते हैं। अल्प विराम से अधिक रुकने पर हम कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम, अर्ध विराम या योजक चिन्ह। सही उत्तर है अर्ध विराम। दूसरा है प्रश्न के अंत में प्रयोग करते हैं। प्रश्न के अंत में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, योजक, प्रश्नवाचक चिन्ह या अल्प विराम। तो सही उत्तर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है प्रसन्नता, शोक आदि के भाव व्यक्त करने के लिए लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाते हैं, विस्मयबोधक, उदाहरण चिन्ह या कोष्टक। तो सही उत्तर क्या है, विस्मयबोधक चिन्ह। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और किस विराम को किस स्थान पर लगाना है वाक्य को पढ़ने के बाद हम समझेंगे और सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। अब हम आते हैं इस पाठ के होमवर्क पर। पहला है पाठ का वाचन पुनः करें तथा कठिन शब्दों का सही सही उच्चारण करें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम सही उच्चारण करते हैं तो सही सुनते हैं और सही लिखते हैं, इसलिए हमेशा शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और सही सही होना चाहिए। दूसरा है पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करके रफ कॉपी में लिखिए। पाठ को पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने का भी अभ्यास करना है, इसलिए हर चीज़ को याद करिए, करने के बाद उसके लिख कर भी अभ्यास करें ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं। पाठ में दिए गए अभ्यास का पुनः दोहराव करें। पाठ में दिए गए एक्सरसाइज को बार बार आपको क्या करना है, दोहराना है। आप जितने अच्छे से दोहराएंगे सभी चीज़ें आपको आसानी से स्मरण रहेंगी, याद रहेंगी और आपको पेपर के समय बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए हमेशा दोहराव करते रहना चाहिए। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ के समझाया है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। चिन्ह सहित उनके नाम लिखिए। आपको का वाचन पुनः करेंगे और दिए गए विराम चिन्हों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हें बार बार दोहराएंगे। मैंने पाठ को पढ़ के समझाया है और आपने उसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आशा करती हूँ कि आप दोबारा उस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे पाठ आपको बहुत अच्छे से याद होगा और दिए गए विराम चिन्हों को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दिए गए सभी नियमों का पालन भी करते रहें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।